नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित मैं कई वीडियो जारी करता रहता हूं और आज से कुछ समय पहले मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में बताया था। उसकी जानकारी के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। पिछले 2 दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लाइमलाइट में आ गया और उसका मुख्य कारण है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी की जजमेंट, जिसके अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच द्वारा 5-0 के जजमेंट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। दोस्तों, जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो तब भी हमें भी ऐसे ही लगता था कि ये एक आर्बिट्री डिसीजन है और जिसमें कि कई कानूनों को बदला भी गया, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट, कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस की गई और वो चेंजेस करके इलेक्टोरल बॉन्ड के कंट्रीब्यूशन का रास्ता बनाया गया। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट की कसौटी में उतारा गया तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्रेरी स्कीम मानी गई। सबसे पहले मैं इस जजमेंट के स्वरूप को आपके सामने दिखाना चाहूँगा। ये 232 पेज की जजमेंट है, जिसके कि मैं कुछ मेजर हाइलाइट्स ही आपको दिखाना चाहूँगा। ये रिट पिटीशन सिविल नंबर 880 2017 की है, जिसको फाइल किया था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स। पिटिशनर थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रेस्पोंडेंट। और भी रिट पिटीशन इसमें फाइल की गई थी। रिट पिटीशन सिविल नंबर 59 ऑफ 2018, रिट पिटीशन सिविल 975 ऑफ 2022 एंड रिट पिटीशन सिविल नंबर 1132 ऑफ 2022। सभी रिट पिटीशन को क्लब करके जजमेंट दी गई है और ये जजमेंट डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डिलीवर की है, जिसमें कि बाकी 3 जजेस ने उन्हीं को कंकर किया है और चौथे जज जो उनके बेंच में थे उन्होंने अपनी जजमेंट सेपरेट लिखी। इस तरह से 5 जजेस के जजमेंट इस इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ थी। ये जजमेंट में जो एरियाज देखे गए हैं उनमें से पार्ट 1 था, जिसमें कि ये जजमेंट के पूरे चैप्टर्स का डिटेल है, जिसमें बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशंस के बारे में, कर्बिंग ब्लैक मनी दूसरा हेडिंग है, ट्रांसपेरेंसी तीसरा हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई एंड ईसीआई टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी उसके बारे में है। ये सब पार्ट बी में इशूज हैं। पार्ट सी में सबमिशंस हैं, सबमिशन petitioners, सबमिशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये पेज नंबर हैं 24 से 36 बीच में। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू और ये क्लोज एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड मनी, ये चैप्टर में है। एफ चैप्टर में चैलेंजेस टू द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्टोरल फाइनेंसिंग, इसमें सब पार्ट 1 है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर्स, स्कोप ऑफ आर्टिकल 19(1) सब आर्टिकल ए, ट्रेसिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ ए वोटर, exploring the judgment in ADR and PUCL. The focal point of a electoral process, candidates or political parties. Essentiality of information about the political funding for effective exercise of choice of voting. Whether the infringement of right to information of voter is justified, curbing black money, donor privacy, informational and privacy of financial contribution to the political party. Privacy with political party. Balancing the right of information and right to the informational privacy. Judicial approach towards the balancing fundamental right. Establishing the double proportionality
standards, validity of electoral bond scheme, Section 11 Act and Section 137 of the Finance. Validity of Section 154 of the Finance Act, amending Section 182 subsection 2 to the Companies Act. Challenge to unlimited corporate funding, the application of a principle of non-arbitrariness, as face of Article 14, beyond Sierra Vano entrenching manifest arbitrariness in Indian jurisprudence. Validity of Section 154 of Finance Act 2017, omitting first provision to Section 182 of the Companies Act. एच पार्ट में कंक्लूजन एंड डायरेक्शंस हैं जो कि पेज 149 में। दोस्तों ये 152 पेज तक इसमें जजमेंट की ऑब्जर्वेशंस हैं और उसके बाद इस जजमेंट में इंक्लोजर्स हैं, अटैचमेंट्स हैं जो कि बेसिस हैं जजमेंट के। तो अगर हम इसके जजमेंट को पूरा देखें तो इसमें बहुत बड़ा, लेकिन ना मैं ये चाहूंगा कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से कि ये सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करना पड़ा। इसमें पिटिशन काफी लंबी है जिसमें कि मैं सिर्फ शुरू का 1-2 पैराग्राफ ही डिस्कस करना चाहूंगा। द पिटिशनर्स हैव instituted proceeding under Article 32 of Constitution challenging the constitutional validity of electoral bond scheme, which introduced anonymous financial contribution to the political parties. The petitioner have also challenged the provision of Finance Act 2017, which among other things amended the provision of Reserve Bank of India Act 1934, the Representation of Peoples Act 1951, and the Income Tax Act 1961 and the Companies Act 2013. दोस्तों ये एक अहम हिस्सा है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के असेसमेंट का। इस ढंग से 2017 के फाइनेंस बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए और फिर उनको जस्टिफाई करने के लिए कहां चेंजेस की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में चेंजेस कर दी गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में चेंजेस की गई, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चेंजेस की गई और कंपनीज एक्ट 2013 में भी चेंजेस की गई। और इन चेंजेस के बाद इस इलेक्टोरल बॉन्ड को गवर्नमेंट ने जारी किया। लेकिन दोस्तों ये जितने भी चेंजेस की गई थी ये सरकार का एक ऐसा मकसद था जिसको कि पूरा करने के लिए ये सब चेंजेस की गई। और इसमें जो सरकार ने रैशनल दिए थे कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे, हम ब्लैक मनी को कर करेंगे, या जो भी ये इस टाइप के जितने भी रीजनिंग थी, वो जब सुप्रीम कोर्ट में इसको एनालाइज किया गया तो उस सुप्रीम कोर्ट के तराजू में ये जितने भी आर्गुमेंट्स थे सरकार के सब गलत साबित हुए और सरकार का जो ये निर्णय था ये एक आर्बिट्रेरी था और पॉलिटिकल पार्टीज को एनोनिमस डोनेशंस के लिए इनकरेज किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा जजमेंट में डायरेक्शंस दी गई हैं उसी पर ही चर्चा करूंगा और बाकी जो अलग अलग बिंदु हैं उन पर सेपरेट वीडियो जारी करूंगा। तो उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को पूरी जजमेंट दिखाना चाहूँगा। अगर आपको उस जजमेंट को पूरी तरह से देखना है तो आप वीडियो को वहाँ पर पॉज करके जजमेंट देख सकते हैं, या वीडियो जो जजमेंट का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक के आधार पर आप पूरी जजमेंट को देख सकते हैं। इसमें रिजर्व बैंक के एक्ट में किस ढंग से चेंजेस की गई, रिजर्व बैंक के आर्गुमेंट क्या थे, ये सब चीज़ें भी उसमें सामने आई। रिजर्व बैंक के ऑब्जर्वेशंस थी। इनिशियली रिजर्व बैंक ने मना किया था कि ये बॉन्ड जो है वो बेरर बॉन्ड होंगे, तो
इनको जारी करने की कोई वैलिडिटी नहीं है और उसके लिए वैलिडिटी पीरियड रखना पड़ेगा। अनलिमिटेड पीरियड के लिए जारी नहीं हो सकते। 5 मिनट और दो दोस्तों, जो कंपनी एक्ट में भी जो चेंजेस की गई थी उनको भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। और जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो चेंजेस की गई है उनको भी मैं अलग से कवर करूंगा। जो एच पार्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और डायरेक्शंस दिए हैं, उस एच पार्ट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन एंड डायरेक्शंस हैं वो पैरा 216 में दिया गया है। इन व्यू ऑफ द डिस्कशन अबाउट द फॉलोइंग आर कंक्लूजन्स: electoral bond scheme, the provision of section 29C subsection 1 of Representation of People's Act 1951 as amended by section 137 of Finance Act 2017, section 182 subsection 3 of the Companies Act as amended by section 154 of Finance Act 2017, and section 13A subsection B as amended by section 11 of Finance Act 2017 are violative of Article 19 sub-article 1A and unconstitutional। इस तरह से आर्टिकल फंडामेंटल राइट की इंफ्रिंजमेंट होने की वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है और ये काफ़ी हद तक जजेस ने सरकार के निर्णय को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। द डिलीशन ऑफ प्रोविजन टू सेक्शन 182 subsection 1 of the Companies Act permitting unlimited corporate contribution to the political party is arbitrary and violative of the Article 14. He directed the disclosure of information on contribution received by political party under the electoral bond scheme to give logical and complete effect to our ruling on 12th April 2019. This court issued an interim order directing that the information of donation received and donation which will be received must be submitted by political parties to the ECI in a seal cover. This court directed that the political party submit detailed particulars of donors as against each bond, the amount of each bond, and full particulars of credit received against each bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date on which each such credit was made during the course of the hearing. Mr. Amit Sharma, counsel of the ECI, stated that the ECI had only collected information on contribution made in 2019 because a reading of paragraph 14 of the interim order indicates that the direction was only limited to the contribution made in that year. Paragraphs 13 and 14 of the interim order are extracted below. In the above perspective, according to us, the just and proper interim direction would be require all political parties who have received donation through electoral bond to submit to the Election Commission of India in seal cover. Detailed particulars of the donors as against each bond, the amount of each such bond, and the full particulars of the credit received against each bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date of each such credit. The above detail will be furnished forth with in respect of the electoral bond received by political parties till date. The details of such other bond that may be received by each political party up to date of the fix for issuing each bond as per the note of the Ministry of Finance dated 28th February 2019, that is 15
5, 2019 will be submitted on or before 30th May 2019. The seal cover will remain in the custody of the Election Commission of India and will abide by such orders as may be passed by the court. Paragraph 14 of the interim order does not limit the operation of the paragraph 13, and paragraph 13 contains the directions in unequivocal terms of the political parties to submit particulars of the contribution received through electoral bonds to the ECI. Paragraph 14 only prescribed a time limit for submission of particulars. On contribution, when the window of the electoral bond contribution was open in 2019, in view of the interim direction of this court, the ECI must have collected particulars of the contribution made to the political parties through electoral bond. In view of the above, the following directions are issued. The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bond. SBI shall submit detail of electoral bonds purchased since the interim order of the court dated 12th April 2019 till date to ECI. The details shall include date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond and denomination electoral bond purchase. SBI shall submit details of political parties which have received contribution through electoral bond since interim order of this court dated 12th April 2019 till the date to ECI. SBI must disclose detail of each electoral bond encashed by the political parties which shall include the date of encashment and the denomination of electoral bond. SBI shall submit the above information to ECI within 3 weeks from the date of judgment, that is 6th March 2019, 2024. The ECI shall publish the information shared by SBI on its official website within 1 week of receipt of information, and that is by 13th March 2014, and electoral bond which are within the validity period of the 15 days but that which have not been encashed by the political party yet shall be returned by the political parties or purchaser depending on who is in possession of the bond to the issuing bank. The issuing bank, upon return of a valid bond, shall refund the amount to purchaser's account. Did petition are disposed of in terms of the above judgment. Pending applications, if any, stand disposed of. इस ढंग से सारी जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशन हैं या रिट पिटिशन है सारी डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं और डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ डॉक्टर बी आर गवाई जस्टिस ए बी पर्दीवाला जस्टिस एंड मनोज मिश्रा जस्टिस ये न्यू दिल्ली फरवरी 15 2024 की जजमेंट है। इसी के साथ दूसरी जजमेंट भी है जो दी गई है लेकिन उसको भी फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है और इस तरह से अब इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के लिए मना कर दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर ये पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। इसी सीरीज में मैं और कुछ वीडियो जारी करूँगा। आगे उन वीडियो को भी देखने से आपको पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में आखिर कहाँ कहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।